नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो दृष्टि प्रकाशन का है। मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम तक 100 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दूं। और मेरे यहाँ दोस्तों प्ले लिस्ट प्रत्येक प्रैक्टिस सेट प्रकाशन का अलग अलग है दोस्तों। जैसे कि प्लेटफॉर्म का अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको किरण का अलग प्ले लिस्ट है, दृष्टि प्रकाशन का अलग प्ले लिस्ट है, अरिहंत प्रकाशन का अलग प्लेलिस्ट है। तो जितने भी प्रकाशन है आपके मार्केट में जो आपके लिए सबसे बेटर प्रैक्टिस होगा मैं वही कराऊंगा। काफ़ी मार्केट में आपको बहुत प्रकाशन का आया है, लेकिन जो आपके लिए एनसीईआरटी के लिए चला है, एनसीईआरटी को लेकर के चला है प्रैक्टिस सेट, उसी प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए आज ये दृष्टि प्रकाशन का 20वां प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी पैटर्न पर है दोस्तों। और 20वां प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी का। तो ये प्रैक्टिस सेट कल आपका ये सब समझिए कि आपका समाप्त ही हो चुका है। तो टोटल आप लोग इसका प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के अंत तक देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और पुराने हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। काफ़ी फास्ट क्लास चलने वाली है। तो चलिए प्रथम प्रश्न आपके सामने है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऋषि सनुक, जो बिडेन, इमैनुअल मैक्रोन। तो 75वां गणतंत्र का कौन व्यक्ति जो था वो अतिथि के रूप में आया हुआ था? उत्तर यहाँ हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका उत्तर जो चला जाएगा हेमंत सोरेन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय का समकालीन इसमें हो जाएगा दोस्तों बाबर था मेरे दोस्तों। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट क्लास को करेंगे कम समय में। और आप लोग यदि मेरा टारगेट नहीं पता है तो टारगेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है एनसीईआरटी बेस। और आपका जो एग्ज़ाम में है उस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए वो काफ़ी से काफ़ी प्रश्न टकराए। तो चलिए, फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री जी जैसे किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है, ये अब बताना है आप सभी को। तो दोस्तों इसका उत्तर जो जा रहा है यहाँ आपका पुरालेख संग्रहालय का जो आधारशिला रखी है वहाँ, इसका उत्तर आपका 36 का चला जाएगा हैदराबाद में दोस्तों। कहाँ पे है? हैदराबाद। जिन्होंने हैदराबाद किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट प्रश्नों को करेंगे मज़ेदार तरीका से। और मेरे यहाँ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि देखिए बहुत लोग हैं जो भटकते रहते हैं और तैयारियाँ नहीं करते हैं। टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो व्यक्ति कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर पहले ही छट गए। ठीक है, तो आप तैयारियां में कमी नहीं करिए, कमी करेंगे निश्चित तौर पर छटिएगा। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग में है और इसका जो अध्यक्ष बने हैं फैलिब नवाफ सलाम। मेरे दोस्तों ये काफ़ी हिट प्रश्न है और मैं आपको गारंटी तौर पर कहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों दृष्टि प्रकाशन का, ये मज़ेदार प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और जो भी प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं वो काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिस सेट करंट का भी है और साथ साथ एनसीईआरटी का भी मज़ेदार प्रश्न है। तो आप सभी को जरूर टोटल इसका प्लेलिस्ट में जाए, 1 से लेकर के सारे प्रैक्टिस सेट को देख जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न का जो भी प्रश्न है यही सेट किया हुआ है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख उसके समय में धार्मिक समभाव का वर्णन करता है? तो उत्तर हो जाएगा 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक संभावना का संभाव का वर्णन करता है, 12वां। ठीक है, आपका उत्तर ये पर जाएगा। सिंधु नदी घाटी, एक अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र मॉडल जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नाव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मॉडल कहाँ से? लोथल से। मेरे दोस्तों उत्तर आपका सी पर चला जाएगा।
चलिए इसको सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें गलत कथन कौन सा है, जो सामने सामने मिलान गलत किया गया है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ आपका जो होगा सर्ववर्मन जो हो जाएगा गया ताम्रपत्र, ये आपका फर्स्ट ही गलत हो गया। बाकी ईश्वर वर्मन आपको जैन प्रशस्ति लेख है, ईसा वर्मन आपका हरहा पाषाण अभिलेख है, ये ठीक है, लेकिन आपका जो गलत था वो आपका उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? जैता और कुप्पा किस स्थान से हैं? उत्तर हो जाएगा मरवाड़ से है, आपका उत्तर आपका बी पर जाएगा। किस मुगल शासक ने बनारस संस्कृत हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा शाहजहां, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा किसके पास है? संघ एवं राज्य का। समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? मैंने दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? तो राज सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है ये बताना है। तो 53 का जो उत्तर चला जाएगा वह ए पर चला जाएगा, 53 का उत्तर ए पर जाएगा मेरे दोस्तों, कृषि हो जाएगा, वो राज सूची में आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, मजेदार तरीका से सारे प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि जो भी प्रश्न है इसमें काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता की मैं बात करूं, ए हो जाएगा आपका 54 का, बी संघात्मक सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की लोक कल्याणकारी राज घोषित करने से संबंधित है? लोक कल्याणकारी राज से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ उत्तर होगा अनुच्छेद 38 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? बैंकिंग, कृषि, स्वास्थ्य, तृतीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों कृषि जो है वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में बैंक आता है। फर्स्ट क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवा कर। नेक्स्ट है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के किस प्रकार के द्योतक है? तो 57 का उत्तर होगा मिश्रित हो जाएगा, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। फेमा बोले तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का पूर्ववर्ती कानून है किसका? तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा सी फेरा का। ठीक है, FERA फेरा का बना है फेमा। ठीक है, फेरा से बना है फेमा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी संकेत स्रोत है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जो प्रश्न होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। मानव पूंजी में आता है दोस्तों शिक्षा, निवेश भी करना, टीकाकरण भी आता है, पेयजल है ना, स्वच्छ पेयजल भी आता है, तो आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का नाम है बाजार अर्थव्यवस्था, जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है? उत्तर आपका होगा ईरान नहीं है दोस्तों। ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान है। नेक्स्ट है सार्क का विस्तृत रूप बताइए, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है सार्क का, तो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो लोग सब्सक्राइब किए एक बार आपका जो घंटी है उस घंटी पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करके देखिएगा, अगर ऑल है तो ठीक है, अगर ऑल नहीं है तो नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका सारे वीडियो मेरे यहाँ से आपके पास पहुँचेंगे। G20 के पूर्ववर्ती संगठन G8 जो है से बाहर किया गया किस देश को? पहले G8 था, अब G7 हो गया है, तो इसमें किस देश को बाहर किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 63 का रूस को बाहर किया गया। चलिए अगला है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, तो यहाँ उत्तर आपका 64 का जाएगा अर्थ सीमित, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है यूएनओ द्वारा तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट 2010 में निम्नलिखित में भारत में कौन सी
भारत की श्रेणी कौन सी है? 2010 में जो यूएन ने रिपोर्ट तैयार किया था, मानव विकास रिपोर्ट, उसमें भारत की श्रेणी बताना है। तो 65 का उत्तर जाएगा यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड होता है नेशनल डेवलपमेंट करके होता है, तो यूएनडीपी आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? याद रखिएगा, ब्रिक्स के देशों की संख्या जो होती है वह दोस्तों कितनी होती है? 5 होती है। ब्रिक्स में आता है ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। यही ब्रिक्स के दोस्तों देश है। ब्रिक्स के देश कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा दोस्तों सागरीय, बोले तो महासागर परिस्थितिकी तंत्र। बिहार का डालमिया नगर आप सबको जानते हैं, सीमेंट के लिए जाना जाता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप ही कर दीजिए डालमिया नगर सीमेंट के लिए। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह यहाँ 69 का उत्तर चला जाएगा, बुध है दोस्तों। सॉरी, बुध नहीं है, यहाँ कहा गया पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, सॉरी, तो पृथ्वी का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो यहाँ हो जाएगा शुक्र हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, शुक्र और मंगल के बीच में ही आपका, ठीक है, पृथ्वी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी प्रश्न में यदि हमसे किसी प्रकार से मिस होता है, किसी प्रकार से गलतियाँ होती है, मान लीजिए 1-2 गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, तो कभी आप सभी कोई कमेंट जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे सुधार हो जाएगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत ही सुधार किया जाए। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव हुआ? कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हो जाएगा, ओजोन के लिए जाना जाता है। कार्बन क्रेडिट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल होगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? दोस्तों फिर से पूछा प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल का, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से है। स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों, राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, यहाँ उत्तर आपका जाएगा सी चला जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का जो है वो सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय, बोले तो श्रम संगठन को आईएलओ बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा, जेनेवा में है दोस्तों, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? आपका 74 का उत्तर जाएगा नागपुर में, नेरी नागपुर में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है वॉल स्ट्रीट का किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट जो है किसका नाम है मेरे दोस्तों? यहाँ 75 का उत्तर जाएगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं वॉल स्ट्रीट, आपका याद रखिएगा। मजेदार प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए आप सभी कोई अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और बता दीजिए कि यहाँ पे क्लास रेगुलर चलता है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप लोग मार्केट में कितना प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा, मैं उससे ज़्यादा आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की ओर पर था, तो जिनका प्राथमिक जोर जो था वो सत्य पर था, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, तो उनका नाम है दोस्तों ज्योतिबा राव फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया? ज्योतिबा राव फुले ने किया। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट लगा रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर जो जाएगा वो चंद्रशेखर आजाद जाएगा। सोशलिस्ट हटेगा तो दूसरा का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित है? सहजानंद सरस्वती दोस्तों 93 का उत्तर जाएगा आपका किसान आंदोलन से है, जिन्होंने एक किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। काफी मजेदार प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न और पूरे सिलेबस का यहाँ ध्यान रखा गया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था, उत्तर हो जाएगा यहाँ 95 का बी, बलिया में। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? बलिया में किया गया है। सबसे मजेदार सेट यहाँ में सेट किया गया है प्रश्न, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों डलहौजी ने किया है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव
माना जाता है, किसका प्रभाव माना जाता है दोस्तों? भारत के संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया? साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ है मेरे दोस्तों, उत्तर होगा लॉर्ड इरविन के काल में। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सबसे मजेदार दोस्तों प्रश्न इसमें है, क्योंकि ये एनसीईआरटी को पकड़ के चला है, कोई भी फालतू प्रश्न इसमें सेट नहीं किए हैं एनसीईआरटी के अलावा। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किन जन आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यहां उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, वो क्या हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। आपका उत्तर यहां बी पर जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस देश में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई और अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले तो मैंने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया है, उसके बाद वहां से आने के बाद भारत के चंपारण में किया। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य, यहाँ प्रश्न क्या कहता है थोड़ा सा समझिएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक प्रधानमंत्री की योजना चल रही है कि सबके लिए सोलर के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध होगी ये बताना है। तो कितनी यूनिट जो है वो बिजली आपको मुफ्त में मिलने वाला है इस योजना के तहत? आपका उत्तर हो जाएगा 100 यूनिट। आपका उत्तर सी पर, 100 नहीं सॉरी 300 यूनिट। आंसर तो मैं सही मारा। 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म पॉलिसी पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शेखर बंदोपाध्याय। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक जो कहा है वो कौन है? आप सभी इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं एक प्रश्न हमेशा रखता हूं कमेंट में, तो आप सभी जितने भी व्यक्ति हैं इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा है? इस ऑप्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे ध्यान से इस प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में करें। किस प्रकार से कमेंट करना है? लिखना है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक जो है यह व्यक्ति ने कहा। इस प्रकार से कमेंट करके जवाब देना है। चलिए, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जो हो जाएगा मेरे दोस्तों उत्तर होगा गोरखपुर में है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। भारत आने वाले प्रथम प्रवासी पक्षी के नाम बताना है। प्रथम प्रवासी पक्षी जो भारत आया है तो उत्तर यहाँ होगा ग्रेटर फ्लेमिंगो। आपका उत्तर ए पर जाएगा। निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी के नाम बताइए। इसमें जो विलुप्त हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा गिद्ध। जिन्होंने गिद्ध किया उनका सही जाते हुए और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्नों को करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जिसके फल खाने लायक नहीं होते हैं। उत्तर हो जाएगा नीम दोस्तों, इसके फल खाने लायक नहीं होते हैं। तुलसी के पत्ते का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तुलसी के पत्तों का जो प्रयोग होता है मेरे दोस्तों 110 का उत्तर आपका जाएगा क्या चीज में? डी में जाएगा। औषधि भी होगा, पूजा में भी होता है, रंग रोगन के लिए नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है लाई। लाई जो है बिहार में कहाँ प्रसिद्ध मिठाई है? लाई हम लोग कहते हैं कि लाई ले आए हैं, है ना? तो बाढ़ के लिए है। बाढ़ कहाँ है? पटना में दोस्तों। नेक्स्ट है जीआई टैग प्रदान प्राप्त रामबन अनारदाना जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसका नाम है रामबन अनारदाना। का संबंध किस क्षेत्र से है? उसका नाम है, ये अनार है दोस्तों जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, उस अनार का नाम है रामबन अनारदाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ का? ये जम्मू कश्मीर का दोस्तों। नेक्स्ट है वह पौधा जिसका फूल खाया जाता है। कचनार का फूल खाया जाता है दोस्तों। आपका ये पड़ जाएगा। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दिल्ली कविता के रचयिता कौन है? दिल्ली कविता के रचयिता यहाँ हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? उत्तर हो जाएगा आपका सर सैयद हैदर राजा।
ठीक है, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में जो किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है, उत्तर होगा 11। हॉकी 11, ठीक है, और क्रिकेट 11, फुटबॉल 11। चलिए शतरंज खिलाड़ी की संख्या बताना है। शतरंज में दोस्तों 2 व्यक्ति बैठ करके खेलते हैं, पासा की तरह होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अस्थायी की बात करता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी की बात करेगा राजेंद्र प्रसाद। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया? ब्रेल लिपि की खोज किया है मेरे दोस्तों लुई ब्रेल ने किया है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा हो जाएगा मेरे दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये प्रश्न काफी है, आजकल वीवीआई चल रहा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है? अमरकंटक के पहाड़ी से जो नदी निकलता है वो नर्मदा नदी निकलता है। वनच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु बड़ी मात्रा में किया जाने वाला वृक्षारोपण क्या कहलाता है? तो वृक्षारोपण कहलाता है एफोरेस्टेशन, है ना, एफोरेस्टेशन कहलाता है। बड़ी मात्रा में अगर वृक्ष का रोपण किए जा रहे हैं, आप वृक्ष लगा रहे हैं तो उसको कहेंगे एफोरेस्टेशन, आपको कहेंगे। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी पर। अगला है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में आपका थोरियम का अयस्क है दोस्तों, आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें हो जाएगा सीमेंट। जिन्होंने सीमेंट किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ी आपका हो जाएगा सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा चट्टाने प्राथमिक चट्टाने हैं? निम्नलिखित में कौन सा चट्टाने प्राथमिक चट्टान है दोस्तों? आगन्य चट्टान प्राथमिक चट्टान है। भूकंप रचित वृहद ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं? यहाँ उत्तर हो जाएगा कौन सा, उसको सुनामी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, काजीरंगा असम। तो काजीरंगा असम सही है, कन्याकुमारी तमिलनाडु ठीक है। ऊटी जो है दोस्तों ये उड़ीसा में है दोस्तों, ये गलत है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं दोस्तों किरीट कहते हैं, आपका उत्तर यहाँ पे बी पर चला जाएगा। ठीक है, आगे को चलते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? तो उत्तर यहाँ पे जाएगा किसके गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। निम्नलिखित में कौन सा एक आधात्विक खनिज है? आधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? चूना पत्थर जो है दोस्तों वो आधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में कौन से सीमा सड़क संगठन बोले तो बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा 1960 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ ए पर जाएगा। किसी प्रकार के प्रश्न में अगर हमसे मिस हो जाता है निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सुधार वहीं से होगा अगर मिस हो गया तो। गंगा नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो गंगा नदी दोस्तों यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़ से होकर के नहीं गुजरती है, पूछ रहा है तो यहाँ किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से जाता है, पश्चिम बंगाल से जाता है, बिहार से जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? यहाँ हो जाएगा आपका ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का स्थिर रूप है। आगे की ओर चलते हैं और प्रश्न को करते हैं मजेदार तरीका से। इसमें कह रहा है कि भाई मिलान नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यह सही है। दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यह सही है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्यूरी होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सारे सुमेलित है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं मापते हैं, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी को क्यूरी में नहीं मापा जाता है। 137 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, बाकी आपका इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है दोस्तों पेट्रोल इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? उत्तर होगा मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है?
प्रकाश वर्ष दोस्तों हो जाएगा, ये दूरी का मात्रक होता है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है? सल्फर ड्रग हो जाएगा दोस्तों प्रति जीवाणुक है दोस्तों, आपका उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? उत्तर आपका होगा ऊन जो है वो दोस्तों जैव निम्नीकरणीय है, बाकी प्लास्टिक, कांच, बोतल ये सब खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? स्तनधारी भी है और अंडा देता है, तो एक कीड़ना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? हेपेटाइटिस दोस्तों वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कांच, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट देता है? तो क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों को काट देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमण नहीं है? यहाँ उत्तर हो जाएगा कौन सा नहीं? मरामस जो है वो संक्रमण की रोग नहीं है, मलेरिया है, हैजा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होगा? तो यहाँ 47 का उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन पर जो होता है दोस्तों शून्य आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नों को करते हैं और समाप्त होने जा रहा है जल्द ही, काफ़ी कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपके क्लास को समाप्त करूँ। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है, उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। सबसे ज़्यादा आपको इसमें जीके जीएस दिया हुआ है एनसीईआरटी का, और अधिक से अधिक प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जीके जीएस का। खीरे को काट करके यदि नमक डाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकल जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रसरण के कारण खीरा से पानी निकल जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में शर्करा प्रदर्शित करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक बिना लाइक किए हुए देखे हैं तो लाइक कर दीजिए और चले जाइए, और निश्चित तौर पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बगल में घंटी है उस क्लिक कर लीजिए और मेरे यहाँ जुड़े रहिए। मेरा जो प्लान है दोस्तों वो एनसीईआरटी और पूरे आपका सिलेबस के अनुसार आपका मैं प्लान बना के रखा हूँ कि आपका जो भी तैयारियां है TRE 4 के लिए मैं अच्छे तरीक़ा से आप सभी के सामने प्रोवाइड कराऊंगा, और जो लोग मेरे से जुड़े रहेंगे निश्चित तौर पर उनका बेटर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।